Hello pupil teachers, welcome back again here for another enlightening video. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टीचिंग फील्ड के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हम उस थ्योरी के बारे में आज बात करने वाले हैं जो टीचिंग में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या होते हैं या नीड क्या है थ्योरी ऑफ टीचिंग अप्लाई करने की क्लासरूम के अंदर, या उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम उन थ्योरीज को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम अलग अलग टाइप की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि थ्योरीज जो हैं हमें मेनली तीन टाइप्स की देखने को मिलेंगी, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव। तो आज हम बात करते हैं फॉर्मल थ्योरीज के बारे में। फॉर्मल थ्योरीज को फर्दर 4 पार्ट्स में या 4 सब थ्योरीज में डिवाइड किया गया है। म्यूटिक थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, मोल्डिंग थ्योरी एंड म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। हर थ्योरी के अपने स्पेसिफिक फीचर्स हैं, अपने स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड रोल्स हैं जो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्ले करती है। हर थ्योरी के अपने बेनिफिट्स हैं। हर थ्योरी एक एक तरीके से हमें एक रास्ता दिखाने का काम करती है कि हमें किस तरीके से उस पर्टिकुलर थ्योरी का यूज टीचिंग के अंदर करना है। एक टाइम पर हम एक से ज्यादा थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्मूथली रन कर पाए। फॉर्मल थ्योरीज जो हैं, जितनी भी फॉर्मल थ्योरीज हैं, ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स, नॉलेज और अजम्पशंस पर बेस्ड होती हैं। इनके पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक लॉजिक्स हमें देखने को मिलेंगे, कोई रीजंस रहेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, कुछ इनके बिलीव्स होंगे जो हमें अपने टीचिंग में अगर हम एज इट इज फॉलो करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इन थ्योरीज को हम फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी जैसी फिलोसफी होती है तो फिलोसफी में हमारा कोई पर्टिकुलर बिलीफ होता है, कोई हमारा नोशन होता है, कोई हमारा प्रिंसिपल होता है जिसे हम फॉलो करते हैं। सो फॉर्मल थ्योरी भी जो है इसी तरीके से काम करती है। एक पर्टिकुलर नोशन को लेकर, एक पर्टिकुलर आइडिया को लेकर चलती है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ती है, सो दैट वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बेनिफिशियल चेंज ला सके। साथ ही साथ जो फॉर्मल थ्योरीज हैं, जितनी भी फॉर्मल थ्योरीज हैं, ये डिलीवरी ऑफ कंटेंट पर बेस्ड इनको स्ट्रक्चर किया गया है कि हम एक इफेक्टिव मैनर में कंटेंट जो है वो अपने लर्नर तक डिलीवर कर पाए और हम वो कंटेंट इफेक्टिवली कोशिश करें कि लर्नर जो है उसे अप्लाई करना अपनी रियल सेटिंग में स्टार्ट कर दे। जितनी भी फॉर्मल थ्योरीज हैं, मोर ऑफ दी फॉर्मल थ्योरीज जो हैं ये टीचर सेंट्रिक होती हैं। जैसे लेक्चर मेथड में हमें हमेशा टीचर की अथॉरिटी ही ज्यादा देखने को मिलती है, या कई बार ये जो मेथड है, ये जो वे ऑफ टीचिंग है, ये वन साइडेड भी हो जाता है। सो फॉर्मल थ्योरीज में भी कहीं ना कहीं हमें टीचर सेंट्रिक अप्रोच ज्यादा देखने को मिलेगी, जहां पर टीचर में भी कहीं कहीं हमें लगेगा कि वो अथॉरिटेटिव हो रहा है। The very first theory in formal theory is म्यूटिक थ्योरी। ये सबसे पहली फिलोसफिकल थ्योरी या फॉर्मल थ्योरी है और इसे डेवलप किया था सोक्रेट्स एंड प्लेटो ने। वो ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने सबसे पहले म्यूटिक थ्योरी को रखा और उन्होंने बोला कि जो लर्निंग है या जो नॉलेज है या जो इंफॉर्मेशन है, दैट ओनली रेस्ट इनटू द इंडिविजुअल, वो कहीं बाहर से हम नहीं डालते हैं। हम सभी को पता है कि हमारा जो ब्रेन साइज है वो इक्वल होता है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, लेकिन नॉलेज भी अपने साथ वो कैरी करता है। जो टीचर है बस वो उस नॉलेज को बाहर निकालने का काम करेगा। हम बोलते हैं बच्चे ब्लैंक स्लेट हैं, यस दे आर ब्लैंक स्लेट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन उनके माइंड में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक स्लेट बच्चा हमारे पास नहीं आता। म्यूटिक थ्योरी के अंदर जो टीचर का काम है उस नॉलेज को सिर्फ अनफोल्ड करने का है, या वो बच्चे को सिर्फ एक तरीके से अवेयर करने का है इंफॉर्मेशन या नॉलेज के बारे में, सो दैट जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन उसके पास है वो उसको एक्सपांड कर पाए। क्वेश्चनिंग मेथड इस थ्योरी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कि टीचर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, क्यूरियोसिटी को बाहर निकाले बच्चे की, और जितना ज्यादा क्वेश्चन आंसर रहेगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उतना ज्यादा ये थ्योरी इफेक्टिवली वर्क करेगी और नॉलेज ट्रांसमिशन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा।
इसके फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे हमने अभी बात भी की कि सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करना नहीं है, क्यूरोसिटी को डेवलप करना, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू बच्चे में इंटरेस्ट बनाए रखना, तो वो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि टीचर जब क्वेश्चन पूछता है या बच्चा भी जब क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों ही अपने अपने लेवल पर क्यूरोसिटी को कहीं ना कहीं बाहर लेकर आने का काम कर रहे हैं और इंटरेस्ट को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको नॉलेज इम्पार्ट करना, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद है, सो बेटर ऑप्शन होगा कि हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करें, ताकि जब बच्चा सीखे तो वो ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बर्डन है या फोर्सफुली उसे कुछ सिखाया जा रहा है, रादर वो उस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टीचर को करनी होती है, दैट ही हैज टू लिंक द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू वन। जो बच्चे को पहले से आता है, जितना वो जानता है, वो थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, सो उस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ रिलेट करना। ऐसा नहीं हो कि नई नॉलेज सीधी दे दी और ये जाना ही नहीं कि उसको बच्चे को कितना आता था पहले। तो पहले ये जान लें, देख लें कि बच्चा कहाँ तक जानता है, कहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया है, और हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से देना स्टार्ट करना है। इसके अलावा ये जो थ्योरी है, ये बच्चे में सेल्फ लर्निंग को भी मोटिवेट करती है, क्योंकि क्यूरोसिटी भी डेवलप हो रही है, और क्यूरोसिटी जहाँ डेवलप हो जाती है, इट मीन्स बच्चा सेल्फ लर्निंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, वो कुछ सीखना चाह रहा है, वो कुछ नया करना चाह रहा है। सो ऑटोमेटिकली ये जो थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं सेल्फ लर्निंग बच्चे में ले आएगी, जिससे बच्चा फर्दर क्यूरोसिटी या फर्दर इंटरेस्ट जो है उसके किसी न किसी कॉन्सेप्ट के बारे में हमें देखने को मिलेंगे। सेकेंड फॉर्मल थ्योरी है कम्युनिकेशन थ्योरी। कम्युनिकेशन के बिना कोई भी एक्सचेंज ऑफ आइडिया हम नहीं कर सकते, ये हम सभी जानते हैं। हमें कुछ भी किसी से बात करनी है, कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ जानना है, सो वी नीड अ कम्युनिकेशन। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो किसी भी तरीके का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो ही नहीं सकता, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक टाइम पर एक से ज्यादा थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने म्यूटिक थ्योरी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, तो आपने कम्युनिकेशन भी साथ में यूज किया है, आपने सिर्फ एक ही थ्योरी पे फोकस नहीं किया। तो ये जो थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कैसे करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन क्लास के अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर काम करती है। इस थ्योरी को दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, और उन्होंने कहा था कि क्लासरूम के अंदर सिर्फ दो ही रोल्स हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं, जिनके बीच में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, वो है टीचर और स्टूडेंट। टीचर मे बी ही नोज एवरीथिंग, मे बी ही इज मोर मेच्योर्ड, तो वहां पर जो टीचर है उसका पार्ट पे कम्युनिकेशन ज्यादा होगा। बच्चा जो है वो अनअवेयर है बहुत सारी चीजों को लेकर, बच्चा लेस मेच्योर है, बच्चे के पास अभी उतनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, सो मे बी उसको साइलेंट रहकर या पैसिव फॉर्म में रहकर सीखने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है टीचर के पार्ट पर बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि जब वो कम्युनिकेट करे और बच्चों को कंटेंट एक्सप्लेन करे, तो बच्चा जो है अच्छे से उन सारी चीजों को समझने की या ग्रास्प करने की कोशिश करे। अब ये टीचर का काम है कि वो कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके के मेथड्स या किस तरीके की टेक्निक्स का यूज करता है। इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल। टीचर नरेशन, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट जैसे मेथड्स का यूज करके अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकता है। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, हेल्दी होगा, उसमें लेस बैरियर्स हैं, तो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चे के साथ, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन थ्योरी के अंदर ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो हर्बर्शियन अप्रोच का यूज करते हैं। हर्बर्शियन अप्रोच में हम ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग कंटेंट है, उसके बेस पर हम न्यू एक्सपीरियंसेस को एड ऑन करने का काम करते हैं। अगर हम हर्बर्शियन अप्रोच क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, तो जो हर्बर्शियन अप्रोच के स्टेप्स हैं वो भी हमें केयरफुली अप्लाई करने होंगे, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। कम्युनिकेशन थ्योरी के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, सो पास्ट एक्सपीरियंस का ज्यादा यूज करना, पास्ट और प्रीवियस लर्निंग का ज्यादा यूज करना, जितने भी मेथड आप यूज कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन, नरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और एनी अदर एक्टिविटी, उनका अच्छे से यूज करें। एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सिंपल वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। अगर नरेट कर रहे हैं कुछ, तो नरेशन का सीक्वेंस ध्यान में रखें। अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। और बच्चे के जितने भी सेंसेस हैं,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऐसा ना हो कि एक टाइम पे हम 1 या 2 ही सेंसेस पे फ़ोकस कर रहे हैं। कोशिश करें कि मैक्सिमम सेंसेस एक बार में यूज़ हो पाएँ, सो दैट द परसेप्शन ऑफ द कंटेंट जो है बच्चे के पार्ट पे वो ज़्यादा हो। हर्बर्शियन अप्रोच के जो स्टेप्स हम बात कर रहे थे वो हमारे मेजरली 5 स्टेप्स हैं, जिनको हमें एट द टाइम ऑफ प्लानिंग अ लेसन वहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए। दैट इज प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेट, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन। सारी चीजों को अच्छे से तैयार कर लें, ऑब्जेक्टिव्स चॉक आउट कर लें, कंटेंट चॉक आउट कर लें, सीक्वेंस को ध्यान में रखें। कंटेंट जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखें। एसिमिलेशन, बच्चे ने किस तरीके से कंसेप्ट को, नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट किया है, उसने कैसे सीखा है और कैसे वो उसे परसीव कर पाया है, उसको भी ध्यान में रखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज किए, क्या एक्टिविटीज आपने करानी है, क्या क्या चीजें और रहेंगी, उनको भी ध्यान में रखें। और फिर रेसिटेशन, रेसिटेशन में जब भी पूछा जाएगा तो बच्चा उसको कैसे रिकॉल या रिप्रोड्यूस कर पाएगा। थर्ड थ्योरी इज मोल्डिंग थ्योरी। एज द नेम सजेस्ट, मोल्डिंग मीन्स हमें मोल्ड करना है बच्चे के बिहेवियर को, उसके लर्निंग प्रोसेस को मोल्ड करना है। जैसे मोल्ड का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी शेप प्रोवाइड कर देना, तो वही सेम चीज यहाँ पर टीचर करता है इस थ्योरी के अंदर। द प्रोपोगेटर ऑफ दिस थ्योरी इज जॉन डीवी। और इस प्रोसेस के अंदर या इस थ्योरी के अंदर टीचर जो है या टीचिंग जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का काम करती है, जिसमें हम बच्चे के बिहेवियर को शेप करने का या मोल्ड करने का कोशिश करते हैं, ताकि मैं जो चाहती हूँ मेरा बच्चा ऐसा बने वो एक्चुअल में वैसा ही बिहेवियर प्रेजेंट करने की कोशिश करे। और इसमें सबसे इफेक्टिवली जो यूज किया जाता है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज का यूज किया जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज बेसिकली बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि स्टिमुलस जनरेट होने के बाद किस तरीके से जो रिस्पॉन्सेज हैं वो चेंज हो जाते हैं। बच्चा किसी चीज के एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी चीज के लालच में या किसी चीज के ग्रीड में क्या क्या रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, जिससे वो रिस्पॉन्सेज एक तरीके से उसकी कंडीशनिंग कर देते हैं और लेटर ऑन उस लर्निंग का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे के बिहेवियर में देखने को मिलता है। मोल्डिंग थ्योरी के अंदर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट अगर सही है, एनवायरनमेंट हेल्दी है, तो बच्चा भी हेल्दी लर्निंग की तरफ प्रमोट होगा, उसको सीखने के अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसका बिहेवियर पॉजिटिव साइड पर ज्यादा मोल्ड हो जाएगा। टीचिंग यहाँ पर मोल्डिंग और शेपिंग का काम कर रही है बच्चे के बिहेवियर को। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक प्रॉपर लिंक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर स्टिमुलस सही से दिया गया है तो रिस्पॉन्स भी सही से जनरेट होगा। और टीचर का मेन टास्क है यहाँ पर हर लर्निंग सिचुएशन के अंदर सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना और एक रीजनेबल फ्रीडम प्रोवाइड करना बच्चे को, ताकि वो सेल्फ लर्निंग में इन्वॉल्व हो पाए। The last formal theory is mutual inquiry theory. Again, as the name suggests, mutual inquiry means where the student and the teacher are mutually taking initiatives, mutually discussing things with each other. तो यहाँ पर बच्चे का रोल भी हमें इक्वली देखने को मिलेगा। बच्चा भी एट द सेम टाइम उतना ही क्यूरियस है, बच्चा भी उतना ही सीखने के लिए रेडी है, और बच्चा भी क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, जिसके थ्रू उसके अंदर जो एबिलिटी है टू लर्न समथिंग, टू डेवलप एक्स्ट्रा नॉलेज, वो डेवलप हो रही है। टीचर का काम है लर्निंग सिचुएशंस को अरेंज करना, ताकि जब बच्चा नॉलेज की तरफ प्रोसीड हो, नॉलेज इन सर्च ऑफ नॉलेज जब बच्चा बढ़े, तो बहुत सारी चीजें उसके माइंड में सॉर्टेड हो, उसे क्लियर हो कि उसे क्या पूछना है, कैसे पूछना है। अब यहाँ पे सारी चीजें जो है वो थ्रू इंक्वायरी ही फॉलो होंगी, जहाँ पे क्वेश्चंस का गिव एंड टेक, रिस्पॉन्सेज का गिव एंड टेक टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमें देखने को मिलेगा। टीचर का काम क्या है? बच्चे के नेचर, इंटरेस्ट, बेसिक पोटेंशियल को जानना कि उसकी एबिलिटीज क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो कितना सीख सकता है, कितना नहीं। सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कैसे होने चाहिए, मेथड्स क्या होंगे इंक्वायरी के, एंड दैट मेथड शुड बी सुटेबल टू द नीड्स ऑफ द लर्नर एंड द एनवायरमेंटल सेटिंग्स। एनवायरमेंट कैसा है, अगर आप क्यूरियोसिटी की तरफ बढ़ रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, सो प्रॉपर एनवायरमेंट शुड बी देयर। अगर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे बच्चे जो है उस रिस्पॉन्स को सुने, वेट करें, और अगर उन्हें आता है तो वो रिस्पॉन्सेज जनरेट भी कर सकते हैं। फीचर्स हैं इस थ्योरी के।
नॉलेज इज बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू इंक्वायरी, क्योंकि बच्चा खुद इन्वॉल्व हुआ है, वो खुद क्वेश्चन पूछ रहा है, इंक्वायर कर रहा है, नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है। सो नॉलेज जब वो खुद से ले रहा है, इसका मतलब उसके माइंड में कहीं ना कहीं कोई चीजें किसी कॉन्सेप्ट या नॉलेज को लेकर चल रही हैं, जिसके बेसिस पर वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि वो लर्नर को हेल्प करें अपने आप से नॉलेज को डिस्कवर करने में। नॉन लर्नर को वो डिपेंडेंट नहीं बनाना है, नॉन लर्नर को इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ लर्न बनाना है। तो इसलिए हमें सिर्फ लर्निंग सिचुएशंस उसे प्रोवाइड करनी है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ताकि जब वो एक नॉलेज के पाथ में आगे बढ़े तो उसके पास सारी चीजें सॉर्टेड हों। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है यहाँ पे कोऑपरेटिव इंटरप्राइज होगा, जहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों एक दूसरे की हेल्प से सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से सीख रहे हैं। इंक्वायरी हम जो है यहाँ पर डिपेंड करती है हमारे नेचर, एनवायरमेंट और ऑब्जेक्टिव्स पर। कितना सीखना चाहते हैं, कब सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं, उस तरह सीखने के लिए क्या प्रॉपर एनवायरमेंट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो हम सीख रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो वो चीजें अगर हमें सॉर्टेड होंगी तो हमारा इंक्वायरी प्रोसेस इफेक्टिवली रन करेगा और हम इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछकर अपने इंक्वायरी प्रोसेस को इजी कर पाएंगे। यूज ऑफ मेथड्स, कौन कौन से मेथड जो है म्यूचुअल इंक्वायरी को प्रमोट कर सकते हैं, उनको बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाए। सबसे आसान, अच्छा और आसान मेथड है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चंस पूछें, डिस्कशंस करें, ग्रुप डिस्कशंस करें पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ। तो ये बहुत एक इफेक्टिव मेथड्स हैं इस लेवल की थ्योरी के लिए, जहां पर बच्चा फ्रूटफुली और इफेक्टिवली थ्रू इंक्वायरी बहुत सारी चीजें सीख सकता है। टीचर्स हु लव टीचिंग टीच चिल्ड्रन टू लव लर्निंग, ये सबसे अच्छा फीचर है टीचर का। अगर किसी को पढ़ाना पसंद है तो आप उसे वैसे ही पढ़ाएं, आप उसे वैसे ही सिखाएं जैसे आपका बच्चा सीख सकता है। अगर मुझे टीचिंग से प्यार है तो मैं अपने बच्चे को लर्निंग से प्यार जरूर कराऊंगी, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छा सीखें, अच्छा करें, उनको एक अच्छी लर्निंग मिले जो लाइफ में उन्हें बहुत हेल्पफुल हो। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe this channel if you find the information useful.